राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे स्वयं प्रकाश की एक रचना है नेताजी का चश्मा, जो कि एमपी वर्ग 2 के इकाई 18 में लगा हुआ है। तो इसे हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर नेताजी का चश्मा था कैसा, जो कि स्वयं प्रकाश ने लिखा है। तो पीछे की सारी क्लासें हम पढ़ चुके हैं। आज आपको 2 क्लास मिलेगी, एक तो ये और एक इससे पहले मिली थी। तो पीछे की सारी क्लासें प्लेलिस्ट बना दी गई है एमपी वर्ग 2 में लगी रचनाओं के नाम से, आप सब उसे देख सकते हैं। और चलिए पढ़ा जाए। तो सबसे पहले स्वयं प्रकाश के बारे में हम थोड़ा सा इनका परिचय लेंगे, तभी तो पढ़ेंगे कि इन्होंने लिखा क्या है। तो इनका परिचय देख लीजिए। स्वयं प्रकाश, इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये वहीं के हैं, आप ही के यहाँ के एमपी के। और देश आज़ाद हुआ तो इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 13। कौन कौन? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। तो ध्यान देना है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। तो ध्यान देना है, बीच में विनय किसका उपन्यास है, ईंधन किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है स्वयं प्रकाश का। विनय किसका उपन्यास है? स्वयं प्रकाश का। और बीच में ईंधन भी है। तो आपको कहानी तो याद है, उपन्यास दोनों ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे क्या दिया है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। और इनका निधन 2019 में हुआ था। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो ये तो स्वयं प्रकाश के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे कि नेताजी का चश्मा के बारे में ये क्या लिखे हैं। तो लिखे हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। जो चारों ओर सीमाओं से घिरा भूभाग है, आप उसको देश नहीं कह सकते हैं। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो देश केवल चारों तरफ से सीमाओं से घेरने का नाम नहीं है। देश में और भी बहुत चीजें होती हैं, उनके साथ प्रेम सद्भाव से रहना, उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना, यही हमारी देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। तो ये ध्यान देना है कि ये बहुत बढ़िया कथन है यहाँ पे कि जो नेताजी का चश्मा कहानी है वो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें
शामिल हैं। तो चलिए अब कहानी भी हम देख लेते हैं कि कहानी क्या है। तो शुरू होता है कहानी हमारी नेताजी का चश्मा। तो आप तैयार हैं सुनने के लिए? शुरू किया जाए। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किसे? तो हवलदार साहब थे जिनको हर 15वें दिन महीना में 2 बार कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से? तो आगे देखते हैं। कस्बा बहुत बड़ा तो नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो ध्यान देना है कस्बे में क्या क्या था पहले आपको। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, खाली नहीं बैठती थी बेचारी, कुछ ना कुछ करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी और कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो किसने? नगर पालिका के कोई अधिकारी थे। तो बाजार के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रतिमा लगवा दिया गया, वो भी संगमरमर का। तो नगर पालिका अपना कुछ काम करती रहती थी, तो इसी में अब वो प्रतिमा भी लगवा दी नेताजी का। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं हम, तो ये कहानी जो वो नगर पालिका का एक अधिकारी मूर्ति लगवाया था चौराहे पे नेताजी का, उसी के बारे में कह सकते हैं, या उसी से संबंधित एक छोटा सा किस्सा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति का लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। तो ये कहते हैं कि पूरी बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जिन्होंने मूर्ति बनवाया होगा या तो उनके पास बजट की कमी होगी, या तो उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, जिससे ये क्या करते हैं, जिससे ये किसी स्थानीय कलाकार को ही ये अवसर देते हैं कि आप ही बना दीजिए मूर्ति। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो कस्बा में जो इकलौता हाई स्कूल है और उसे इकलौते हाई स्कूल में इकलौते ही ड्राइंग मास्टर हैं, मान लीजिए मोतीलाल जी हैं, उन्हीं को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो आपको मोतीलाल जी का नाम ध्यान देना है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे।
कुछ कुछ मालूम और कमासीन, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। जो नेताजी अक्सर नारा दिया करते थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मूर्ति संगमरमर की बन गई थी, बड़ी मासूम लग रही थी और नेताजी हमारे बड़े सुंदर लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे वो, तो आप भी कल्पना कर ही सकते हैं, नेताजी का फोटो आपने देखा ही होगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। तो जो मूर्ति बनाया था मोतीलाल ने, जो इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, तो बड़ी अच्छी बनाए थे, उसमें किसी चीज का कसर नहीं था। लेकिन एक चीज का कसर था जो देखते ही खटक जाता था। वो क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब आप मूर्ति बनाए हैं तो मूर्ति में चश्मा भी आपको संगमरमर का जड़ाना चाहिए, तो चश्मा आप ले जाके प्लास्टिक का पहना दिए मूर्ति को। तो अब ये बात सबको अच्छी नहीं लग रही थी, खटक रही थी। अब आप ही कल्पना कर लीजिए, पत्थर की संगमरमर की मूर्ति बनी है, उस पर जाके जो काला काला हम लोग प्लास्टिक का चश्मा लगाते हैं कोई पहना दे, तो अब संगमरमर खत्म हो गया होगा, या मोतीलाल जी को चश्मा बनाने नहीं आता आया होगा, तभी तो संगमरमर का चश्मा नहीं बनाए, प्लास्टिक का पहना दिए नेताजी को चश्मा। फिर देखिए, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पे पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पे एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कहते हैं, वाह भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिला के कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, ये हालदार साहब कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरी बार जब हालदार साहब आते हैं, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। बोले, वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो रोज बदल सकता है। तीसरी बार आए, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पे रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो ये ध्यान देना है कि नेताजी के चश्मे पे ध्यान कौन देता था? हवलदार ध्यान देता था। और ये भी ध्यान देना है आपको कि वो क्या करता था, चौराहे पे रुक के तो पान खाता था और क्या करता था, नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखता था। तो पान वाले से पूछा कि कैसे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, तो पान वाले ने बताया। नहीं, उसके तो मुंह में खुद पान ठोसा हुआ था। पान वाला एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब मुंह से हंसता तो सारा पान निकल जाता बाहर, तो आंखों आंखों में हंस लिया। उसकी तोंद थिरकी
तोंद निकली थी वो थिरक गई। पीछे घूम के उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बताया कि नेताजी का चश्मा बार बार कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तो हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, पूछे क्या करता है? तो पान वाले ने समझाया कि चश्मा वही चेंज करता है, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा हर बार बदल देता है। तो फिर हवलदार साहब पूछते हैं क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे बात को। तो कोई गिराक आ गया समझो, उस चौड़े चौखट चाहिए। कहते हैं कि उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब जाके हवलदार साहब को कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसको आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है देखने में। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पे लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, क्या खूब आइडिया है। तो आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि नेताजी का चश्मा आखिर बदलता कौन था। एक था, उसका नाम था कैप्टन, चश्मे की दुकान किया था, कैप्टन चश्मे वाला। तो उसे अब चश्मे वाला था, नेताजी भी चश्मा लगाते थे हमेशा, तो बिना चश्मे की मूर्ति तो उसको आहत करती थी। लेकिन जो चश्मा वो नेताजी को लगा देता था, तो यदि कोई ग्राहक को पसंद आ जाए ठीक वही चश्मा, तो फिर कहता था नेताजी क्षमा कर दो, मेरे ग्राहक को पसंद आ गया है, उतार के वो चश्मा दे देता था और नेताजी को नया चश्मा लगा देता था। तो अब ये सोचिए, उसका दुकानदारी भी खूब चल रहा होगा। नेताजी का चश्मा कितने लोग देखते होंगे। अब सब यही पूछते होंगे आखिर चश्मा ये कहाँ से आया है, कौन लगाया है। तो चश्मा वाला जो कैप्टन था फेमस होता होगा और उसका चश्मा भी इसी बहाने खूब बिकता होगा। तो यही कहानी है, आगे देखिए। कहते हैं हवलदार साहब कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। हवलदार साहब पूछते हैं पान वाले से। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था और दोपहर का समय था, दुकान पे भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़ के उसने नीचे की पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि नेताजी का असली चश्मा बनाना मास्टर भूल गया, जो कलाकार था, 10वीं में पढ़ाता था, मोतीलाल, वो भूल गया नेताजी का चश्मे बनाना। पान वाले के लिए तो यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। मूर्ति बना के नीचे अपना नाम लिख दिया था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल नाम है मेरा, और वो कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बना के फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, तरह तरह की बातें हवलदार सोचता है।
हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए और वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाके पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही। तो पान वाला अब नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब नहीं, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पे, इतना ही आपको पसंद आ गया है तो हवलदार साहब को यह बात अच्छी नहीं लगी। पान वाला उन्होंने कहा कि देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं है। बेचारा एक तो लंगड़ा है, दुकान चला रहा है अपना चश्मा, अब बताइए उसको अच्छा नहीं लग रहा है नेताजी का चश्मा उनका हमेशा बदल रहा है, कोई और ले रहा है तो क्षमा मांग के दे रहा है, फिर अपना नया चश्मा लगा दे रहा है उनके मूर्ति पे। तो अब हवलदार ने जब मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पे गांधी टोपी और आंखों पे काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूक कोची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। बेचारा का दुकान भी नहीं था, वो फेरी लगा लगा के घूमता था चश्मा का। उसकी देशभक्ति देखिए, उसी में से अपना चश्मा भी लगा देता था मूर्ति पे। उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, बड़ी सी एकदम, और लंगड़ा था, बूढ़ा था, एकदम मरियल सा। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो हवलदार साहब ने पूछा कि सब इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, और ड्राइवर भी हवलदार साहब का बेचैन हो रहा था। काम भी था और हवलदार साहब जीप में बैठ के चले गए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे नेताजी का ये मूर्ति है, चश्मा है, नहीं लगाए हैं। तो ये बूढ़ा है चश्मा का, देखिए इधर ये चश्मा का ये फेरी लगाता रहता है लेके, और एक सुटैची है इसकी, और बेचारा लंगड़ा भी है, और यही आके हमेशा नेताजी का चश्मा बदलता रहता है। तो मूर्ति भी आपको दिख गई, चौराहे पे बनी हुई है नेताजी की मूर्ति तो खैर अच्छा ही बनाया है, चश्मा ही नहीं फिट कर पाया। और सच में बिना चश्मा के नेताजी उदास लगते हैं। आप उनकी बहुत कम फोटो ही आपको उनकी बिना चश्मा की नहीं मिलेगी, हमेशा वो चश्मा लगाए रहते थे। तो यही बात इसको, जो कैप्टन चश्मे वाला था, अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे नेताजी बिना चश्मा के रहेंगे। तो अब देखिए आगे क्या दिया है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, कभी गोगो का चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी जब आया हवलदार तो भी मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया
उसने पीछे मुड़ के मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुका के अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। इसके बाद हवलदार साहब भी और कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका के जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार वो सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। वो दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पे चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा उन्होंने कि आज वहां रुकेंगे नहीं और ना ही पान ही खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है और पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूद के तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाके अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए और इतनी सी बात पे उनकी आंखें भर आई। तो मूर्तिकार तो चश्मा बनाना भूल गया या बना नहीं पाया, और जो बनाता था कैप्टन, चश्मा पहनाता था, वो मर गया। तो मर गया तो अब ये भी उदास थे। चश्मा नेताजी को कोई पहनाने वाला नहीं था, तो एक छोटे से किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बना के नेताजी को पहना दिया था। तो इन्होंने देखा और बड़े भावुक हो गए कि कितनी देशभक्ति है यहाँ के लोगों में, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो। मतलब अब उस बच्चे के पास जो समझ में आया होगा, जो वो बच्चा भी जानता था कि बिना चश्मा के हमारे नेताजी अच्छे नहीं लगेंगे। तो सरकंडा गांव में आता है, खेतों में मिलता है, उसी का चश्मा बना के और बनाते हैं बच्चे, वो नेताजी को पहना दिया था। तो ये दृश्य देख के हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए। तो बड़ी अच्छी कहानी थी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो यही होता है, एक सम्मान होता है अपने जो आदरणीय हैं, हमारे नेता हैं, या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका सम्मान हमें करना होता है और सभी को यही सिखाना भी होता है। क्योंकि अगर आप भी कुछ करेंगे अच्छा, तो आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेगी। अगर आप अपने महान लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर क्या वर्तमान समय में जो महान है, जो महान बन सकता है, आने वाली पीढ़ी उसका सम्मान करेगी? क्योंकि वो तो सीख ही नहीं रहेगी सम्मान करना। इसीलिए सम्मान किया जाता है। बड़े बड़े महात्मा गांधी हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू हो गए, कुछ लोग हैं। मैं ऐसे भी देखती हूँ, एक इंटरव्यू देख रही थी, ललन टॉप 100 आता है चैनल, उस पे गांधी को गाली देते हैं कि गांधी ने ये किया वो किया। अरे गांधी जी ने जो किया उसका 1% करने में हालत खराब हो जाएगी, जो लोग बोलते हैं। तो हमें सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, और जो आपको लगता है कि वो गलत है, आप उसके बारे में पढ़िए। आप बिना पढ़े बिना जानकारी कैसे गलत ठहरा सकते हैं? कहते हैं लोग गांधी गलत किए हैं, देश बंटवा दिए। अरे आप उस समय की स्थिति तो पढ़िए कि देश में स्थिति क्या थी। कुछ नहीं तो आपके नेट में झूठा सच लगा है, वही पढ़ लीजिए, फिर आप किस मुंह से गांधी को गलत कहेंगे? तो सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग सम्मान करते भी हैं, आज भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए रहते हैं, वो उनको नहीं पता होता है कि कैसे हम सम्मान करते हैं। नेहरू को लोग गाली देते हैं, कहते हैं नेहरू कांग्रेसी थे, ये थे। अरे नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश को उस अवस्था से बाहर निकाल के आए जब भूखमरी थी देश में। आप आज से तुलना कर लेते हैं, आज तो बहुत विकसित हो चुका है देश हमारा, और उसकी नींव नेहरू और इंदिरा ने ही रखा था। तो आप किसी पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो नेता का व्यक्तित्व था आप उसके विरोधी नहीं हो सकते हैं।
तो अब उनको हम भूल जाते हैं कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने जो किया, पाकिस्तान को धूल चटा दिया, आयरन लेडी कही जाती थी। उनके जैसा आज तक ना कोई नेता भी हुई है और आने वाले समय में ना हो भी सकती है। बहुत बहादुर थी वो। कुछ उनके लगते हैं कि गलत फैसले हैं, उन्होंने वो फैसले क्यों लिया, आप उनको पढ़िए तब सवाल करिए ना। कि किसी भी महान व्यक्ति पे वही कहते हैं कि कुछ भी हम चांद पे थूकने लगते हैं हम। तो पढ़ा जाता है पहले, उसके बाद। हमारे ही देश में, गांधी के देश में लोग गोडसे को पूजते हैं। बड़ा बेकार लगता है मुझे ये चीज़, लेकिन फिर क्या किया जा सकता है, आप सबको समझा भी नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अपने बच्चों को हम समझाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे अपने स्कूल में उनको समझाएंगे कि जो लोग गांधी के देश में गांधी को गाली देते हैं, ये आज़ादी भी उनको गांधी नहीं दिया है कि आप उनको गाली दें। तो हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे देखिए, सुभाष चंद्र बोस के प्रति कितनी देशभक्ति है। क्या ऐसा सम्मान हम सब नेताओं सबका करते हैं, अपने महान महान सेनानियों का? नेहरू जी हो गए, इंदिरा जी हो गई, महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर जी हैं हमारे। कुछ लोग अंबेडकर को भी नहीं मानते, कहते हैं वो केवल दलितों के नेता थे। वो दलितों के नहीं, वो इस देश के नेता थे। उन्होंने सबका उद्धार किया, उन्होंने नारियों का उद्धार किया, नारियों के लिए अच्छे अच्छे कानून लाए, शिक्षा की व्यवस्था किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि नारी जनरल की है, कि ओबीसी की है, कि SC ST की है, सबके लिए उन्होंने काम किया। तो कुछ लोग उनको भी नहीं पूछते हैं, उनको उनसे भी आती नहीं, अंबेडकर को हम नहीं पूछेंगे। अरे वो इस देश के भगवान हैं, केवल दलितों के भगवान नहीं है। यह आपकी भूल है। आप अंबेडकर का इतिहास उठा के पढ़िए, कितना संघर्ष किया। उन्हीं के संविधान लिखने से ये हमारा देश चलता है। तो हमें सम्मान करना चाहिए। इससे यही सीख मिलता है कि देखिए, एक बूढ़ा आदमी के मन में कितना सम्मान है अपने नेता सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति। बेचारा मर गया तो कोई चश्मा नहीं पहनाया। एक छोटा लड़का, उसके मन में कितना सम्मान है कि वो सरकंडे का चश्मा पहना दिया बना के, कि मेरे नेताजी बिना चश्मा के अच्छे नहीं लगते हैं। तो यही था नेताजी का चश्मा। मुझे तो बड़ी अच्छी कहानी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हम किसी को सिखा भी सकते हैं इससे। और कुछ पात्र भी आए थे, नगर के चौक पे लगा था। और किसने बनाया था मूर्ति को? तो मोतीलाल ने बनाया था, जो 10वीं में ड्राइंग टीचर था। तो प्रश्न भी आप, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से गलत करेंगे। यदि आप मग्न होकर इस कहानी को सुने होंगे और तथ्यों पर ध्यान दिए होंगे तो अब कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनता है, वो प्रश्न दिया है, बस यही दिया है। और तो नहीं दिया है हमारा, देखते हैं शब्द अर्थ दिया है कि नहीं, शब्द अर्थ नहीं दिया है। भाषा अध्ययन दिया है। फिर दिया है यहाँ पे एक दिया है कि नीचे दिए गए निबंध के अंश को पढ़िए और समझिए कि गद्य के विविध विधाओं में एक ही भाव को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये देश प्रेम है, रामचंद्र शुक्ल जी का एक लेख है। और ये वाला प्रश्न इनका पूछा भी गया है कि देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी साथ रहता है। और सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है और उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है कि यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। तो कहते हैं, कोई कहता है आपने प्रेम किया। अरे क्यों नहीं किया? हमने अपनी माँ से प्रेम किया, अपने पिता से प्रेम किया, अपने देश से प्रेम किया। ये प्रेम ही तो है। ये क्या है? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। पीछे की सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें और आगे की भी क्लास आपको मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपने इतनी देर हमको सुना उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।